दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं एपी सर। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है राज्यपाल। राज्यपाल से हम संबंधित देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं और राज्यपाल क्या वाकई में केंद्र सरकार का एजेंट होता है, जैसा कि इसमें ऐसा आरोप लगाया जाता है। इसकी भी हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इसके पहले हम राष्ट्रपति को अच्छे समझ चुके हैं, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उसके बीच क्या रिलेशन होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। तो जो लोग वीडियो अभी नहीं देखें, जाइए आप वीडियो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति का आज हम बहुत ज़्यादा किससे तुलना करने वाले हैं, यानी राज्यपाल के साथ। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? राज्यपाल, गवर्नर। टॉपिक का नाम क्या है? राज्यपाल। टॉपिक का नाम है राज्यपाल या इसी को किस नाम से जाना जाता? गवर्नर। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया? जैसे संघीय सरकार में हमने कहा था कि संघीय कार्यपालिका होती है, उस वैसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव भी होता, राज्यों की कार्यपालिका होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो संविधान का भाग 6, संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल आपसे पूछा जाए कि कितने आर्टिकल हैं जिसमें इसका उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 162 अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 162, इनके बीच क्या उल्लेख किया गया? राज्यपाल के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 163 के बीच राज्यपाल के संबंध में चर्चा पर चर्चा की गई है। तो हम राज्यपाल के संदर्भ में जो सबसे पहले चर्चा की गई उन्हीं संवैधानिक प्रावधान को हम देखेंगे। क्या देखेंगे? संवैधानिक प्रावधान को देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान का मतलब क्या हुआ कि संविधान में राज्यपाल से संबंधित क्या चर्चा की गई। एक चीज और समझ लीजिए, अगर पूछा जाए कि ये राज्यपाल क्या होता है, तो राज्यों की जो कार्यपालिका होती है, राज्यों की जो कार्यपालिका होती है, राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। एक चीज यहां और क्यों होगा, अब आगे एक चीज और इसमें समझिएगा। इसके पहले हमने आपसे क्या कहा था कि जैसे एक आर्टिकल पीछे बताया था, अनुच्छेद 79 हमने कहा अनुच्छेद 79 किसकी बात करता है? तो ये बात क्या करता है? संसद की। क्या बात करता? संसद की। तो इसमें क्या लिखा गया? अगर इसमें हम देखिए संसद में कौन कौन शामिल होगा, तो हमने कहा था कि उच्च सदन राज्यसभा शामिल होता है, निम्न सदन लोकसभा शामिल होता है, और साथ में भारत के महामहिम प्रेसिडेंट शामिल होते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, अब आपको ध्यान दीजिएगा 179 है। अब राज्यों के स्तर पे क्या राज्य विधानमंडल होता है, राज्यों के स्तर पे क्या होता है? स्टेट के स्तर पे राज्य विधानमंडल होता है। राज्यों में क्या होता है? राज्य विधानमंडल होता है, जिसे स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता। राज्य
विधान मंडल होता है। क्या होता है? राज्यों के स्तर पे राज्य विधान मंडल होता है। और इस स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है इसमें क्या क्या शामिल होता? तो राज्यों के स्तर पर स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन शामिल किया जाता? अगर आर्टिकल अब आए तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये 79 है, इस 79 को आप 179 मान लीजिए, एक आगे लगा लीजिए अपने आप। 179 मानने के बाद इससे कितना घटाना? 11 घटा देना है। कितना घटा देना? 11 घटा देना है। तो 9 में से 1 गया, 8 बचा, 7 में से 1 गया, 7 में से और 1 गया, 6 बचा और बाकी क्या आपको प्राप्त हो गया? 168। हमने कहा कि एक याद रखिए, दूसरा आर्टिकल अपने आप याद हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो आर्टिकल से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं वो राज्य विधान मंडल से संबंधित पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि उधर बालक क्या है। बालक के द्वारा रट लिया जाता है क्या? संवैधानिक प्रावधान जो संसद से रिलेटेड किए गए हैं, तो इधर से पूछा जा रहा। तो हम आपको ट्रिक बता दिए। आप कहेंगे क्या है 11 घटाने वाला इधर जितने स्टेट लेजिस्लेचर पे भी लागू होगा अगर हम संसद से तुलना करें। अगर हम संसद से तुलना करें तो जी हाँ बिल्कुल लागू होगा। तो यही तो हम आपको बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, ये आपको आगे हम और सिखाएंगे। तो ये एक अनुच्छेद यहाँ निकला, कौन सा? अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधान मंडल से है। अनुच्छेद 168 कहता है कि ये 3 चीजों से मिलके ये भी बनेगा। कौन कौन 3 चीजें शामिल होंगी? तो इसमें क्या शामिल होगा? विधान परिषद। सब में जरूरी नहीं लेकिन विधान परिषद जरूरत के आवश्यकता अनुसार विधान परिषद होगी। अगर द्विसदन है तो और क्या होगा? विधानसभा होगी। क्या होगा? विधानसभा होगी। और एक और इसमें क्या कहा गया कि गवर्नर होगा। इसमें ही क्या लिखा गया? यानी गवर्नर होगा। तो अब पूछा जाए राज्य विधान मंडल का उल्लेख किसमें किया गया? तो आर्टिकल 168 में किया गया कि इसमें विधान परिषद होगी, विधानसभा होगा, गवर्नर होगा। तो जिस प्रकार हमने कहा था केंद्र के स्तर पर जो भारत का महामहिम राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका का भी प्रमुख होता है। ठीक उसी प्रकार राज्यों में भी, राज्यों का अगर पूछा जाए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो राज्यपाल होता है। साथ ही वह राज्य विधान मंडल का प्रमुख भी होता है, राज्य विधान मंडल का भी भाग होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी भाग होता है। इस बात को भी आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहले राज्यपाल के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जो बातें जैसे वहाँ हमने देखा था, कंपेयर करिए। हमने इधर देखा था कि अनुच्छेद 52 में कहा गया था, क्या कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब इधर इससे क्या करना है आपको? अनुच्छेद कैसे रूपांतरित करना? तो हमने कहा कि सबसे पहले 52 है, 52 में 1 प्लस कर दीजिए। 52 में क्या प्लस कर दीजिए? 1 प्लस करोगे तो आप कहेंगे सर ये 53 आएगा और 53 के आगे 1 लगा दो। 53 के आगे 1 लगा दो तो आपका कितना हो जाएगा? यानी ये आपका कितना आएगा? 1 मिनट। 53 हम लिख दिए, इसको 1 मिनट। हमने क्या कहा? आर्टिकल इधर 52 में बात कही गई थी तो हमने क्या कहा? याद करना आर्टिकल बिल्कुल आसान है। हमने कहा 52 लिखो, 1 लगा दो तो आप कहेंगे सर ये 53 हो जाएगा। तो जी हाँ 53 हो जाएगा। तो ये 53 होने के बाद इसके आगे क्या लगा देना? 1। तो ये आपके सामने निकला अनुच्छेद 153। यानी अनुच्छेद 153 में क्या लिखा गया? 1 अब कहाँ प्लस होगा वो हम बताएंगे। यानी अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा।
ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक राज्य का इसमें क्या लिखा गया, तो इसमें लिखा गया अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का मतलब क्या हुआ, एवरी स्टेट। जैसे उत्तर प्रदेश है तो एक राज्यपाल, बिहार है एक राज्यपाल, मध्य प्रदेश, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी ये गवर्नर। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये जब संविधान लागू हुआ, संविधान जब ये बनके तैयार हुआ था, लागू हुआ था, तब ये बात लिखी गई थी, लेकिन इसी में परिवर्तन किया गया। और परिवर्तन क्या किया गया, 7वां संविधान संशोधन। क्या किया गया, परिवर्तन 7वें संविधान संशोधन से किया गया। कौन सा किया गया, 7वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन वाली वीडियो अपलोड कर रखे हैं, नहीं देखे हो तो जाके देखिए। 7वां संविधान संशोधन, और ये 7वां संविधान संशोधन कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 1956 में। 7वें संविधान संशोधन से क्या लिखा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या बनाया जा सकता है, यहां लिख दे रहे हैं जी, क्या बनाया जा सकता, गवर्नर। यानी वर्तमान में आप देखेंगे तो आपकी क्या व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक साथ क्या बनाया जा सकता, राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय मूल संविधान के अनुसार बताइए, अगर तब आंसर आप ये लगाते हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौपट, यानी गलत हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, दिमाग में इसको बैठा के रखिएगा कि एक ही व्यक्ति को एक साथ, एक से अधिक राज्य का मतलब हुआ कि इसके पहले आपने आनंदीबेन पटेल को देखा था, यूपी और मध्य प्रदेश की एक साथ क्या थी, राज्यपाल थी। इसी प्रकार कई पूर्वोत्तर भारत के आप देखते हो, एक ही व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल की रूप में अपनी भूमिका, अपने कार्यों, अपने पदों, अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। यानी एक साथ एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल वो हो सकता है, लेकिन मूल संविधान में ये नहीं था। मूल संविधान, जब भारत का मूल संविधान है, इसमें ये प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि इस प्रावधान को किस 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से कनेक्ट यानी ऐड किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब हमने आपसे पूछा कि ये आर्टिकल कैसे याद रहेगा भाई, तो इधर वाले तो आपके सारे याद ही हो गए कि 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमने कहा 52 में पहले 1 प्लस करो, तो आपने कहा 53 होगा, 53 के आगे 1 लगा दो तो 153 हो गया। आर्टिकल 153 क्या कहता है, आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात जब भारतीय संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय की गई थी, लेकिन उसके बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया तो उसमें भी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जो पुरानी पीछे की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। वहां पर भी यही प्रावधान यानी कौन 7वां संविधान संशोधन से किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का एक साथ राज्यपाल बनाया जा सकता है। आर्टिकल बोले तो आर्टिकल कौन सा आप मारोगे, 153। आर्टिकल कौन सा लगाओगे, आर्टिकल 153 लगाओगे। 153 क्लियर हो चुका होगा। अब अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं, आर्टिकल 154।
अब तुलना करते चलिएगा। आर्टिकल 154, 153 में क्या लिखा गया, आइए सॉरी पहले अनुच्छेद इधर से याद करिए। अनुच्छेद 53 में हमने क्या बताया था कि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति क्या लिखा गया था, भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। आप कहेंगे कि जो लॉजिक बताएं क्या इसमें भी काम करेगी, जी हाँ। तो इसमें आपके सामने कौन है, आर्टिकल आया 53, अगर इधर आपको पहुंचना तो एक इसमें प्लस करोगे तब आप कहेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 154 हो गया, इसके आगे एक चिपका देना, यानी अनुच्छेद हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 154 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अब आपका इससे जो निकलेगा हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 154 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद क्या आ गया, 154। जो बात यहां राष्ट्रपति के संदर्भ में कहा गया था कि वो संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा, सेम एज बात कहां की गई है, राज्यों के स्तर पे। तो राज्यों में क्या होती है, राज्य कार्यपालिका, राज्यों में जो कार्यपालिका होती है, राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यों की कार्यपालिका का कहा गया कि राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, गवर्नर होता है। राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या बोलते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको क्या बोलते, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते, यानी राज्यों की जो कार्यपालिका होगी वो कौन होगा, उसका प्रमुख कौन होगा। तो इसका प्रमुख सीधे सीधे क्या लिखा गया, इसका प्रमुख कौन होगा, तो इसका प्रमुख कौन होगा, यानी गवर्नर। इसका प्रमुख कौन होगा, गवर्नर होगा। इसका प्रमुख कौन होगा, गवर्नर होगा। तो इसमें क्या कहा गया, इसका प्रमुख कौन होगा, इसका प्रमुख गवर्नर होगा। इसका प्रमुख कौन होगा, गवर्नर होगा। क्लियर यहां तक। तो आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्यों की जो कार्यपालिका होगी उसका प्रमुख कौन होगा, तो उसका प्रमुख गवर्नर होता है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल नंबर 154। अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। अगला आर्टिकल कौन सा है उसकी हम बात कर लेते। आर्टिकल अब यहां ये 54 में क्या कहा गया, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या लिखा गया, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा गया। हमने कहा यहां पर भी एक प्लस करना है, तो यहां ये 54, इसमें एक प्लस करिए तो आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 55 हो जाएगा। हमने कहा इसके आगे एक चिपका दो, तो कौन सा अनुच्छेद आ गया, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 155। कौन सा अनुच्छेद निकल आया, अनुच्छेद 155 निकल आया। ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति का तो होता है निर्वाचन, लेकिन गवर्नर का निर्वाचन होता नहीं, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें जो अनुच्छेद 155 आपके सामने आया है, अनुच्छेद 155 किसकी बात करता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया कि राज्य के राज्यपाल जो होंगे, राज्यों के जो राज्यपाल गवर्नर होंगे, कौन होंगे? राज्यों के जो राज्यपाल गवर्नर होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? याद रखिएगा, इनकी की जाती है नियुक्ति, इनका नियुक्ति होता है, इनका क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि इनका चुनाव नहीं होता। लेकिन आर्टिकल बिल्कुल ध्यान वैसे रखोगे, राष्ट्रपति वाले आर्टिकल अच्छे से तैयार कर लीजिए। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल दिए गए वो अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर उधर आपका याद हो जाता है तो बातें बिल्कुल आपकी क्या हो जाएंगी? बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब आइए, अब समझिए। तो हमने क्या कहा? आर्टिकल 52 तुलना करो। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमने कहा 52 में एक प्लस करो 53, आगे एक लगाओगे 153। 153 कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन किया गया, और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या परिवर्तन किया गया? तो 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन किया गया कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक साथ राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये आपका कौन खत्म हो गया? आर्टिकल 153। आर्टिकल हमने कहा, अगले पे आइए, यानी 154 में क्या लिखा गया? अगर ये एग्जाम में पूछा जाता तो उधर वाला आर्टिकल हमने कहा कि बिल्कुल उससे याद रखना। तो वहां आर्टिकल 53 में क्या कहा गया था कि संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता। हमने कहा 53 में फिर एक प्लस करिए, 154 हुआ, आगे एक लगा लेना, बिल्कुल माइंड में ऐसे चलना चाहिए। 154 आर्टिकल 154 आपसे कोई भी पूछे तो सोते जागते बताइए कि राज्यों की जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता? ये गवर्नर होता है। उसके बाद हमने कहा आर्टिकल इधर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हमने आपको बताया है, और उसमें इलेक्टोरल कॉलेज ये सब बताए। तो हमने कहा इधर एक फिर प्लस करिए, 54 में एक प्लस करेंगे 55, और आगे एक लगा लेना अपने आप 155। 155 में किसकी बात की गई? तो आर्टिकल 155 में बात की गई है कि भारत 155 में किसकी? तो राज्यपाल का चूंकि चुनाव होता नहीं, इनकी नियुक्ति की जाती। तो नियुक्ति कौन करता? भारत का राष्ट्रपति करता। तो 155 में साफ साफ लिखा गया कि जो राज्यों का राज्यपाल होगा इनकी नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो 155 तक, यानी आर्टिकल 155 भी आपको याद हो चुका होगा। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, अगला एक आर्टिकल का गैप आएगा। क्यों गैप आएगा? उसका रीजन समझिए। क्योंकि अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की मैनर का उल्लेख किया गया। मैनर ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति या तरीके से होगा, निर्वाचन का तरीका क्या होगा, ये बात किसमें लिखी गई? 55 में लिखी गई। तो अब जाहिर सी बात है राज्यपाल की सीधे नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रीति यहाँ ए आर्टिकल, इसमें अब एक क्या हो जाएगा? एक यहाँ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ एक कम खत्म का मतलब हुआ कि एक आर्टिकल का इसमें क्या, बीच में जो हम एक प्लस कर रहे थे, अब एक आर्टिकल ऐसा आएगा जिसमें आपको प्लस करने की जरूरत यानी क्या होगी? नहीं होगी। तो वो आर्टिकल कौन सा है? सेम दोनों में बातें हो जाएंगी। तो यहां आर्टिकल 56, आर्टिकल 56। तो अब आगे कैसे ध्यान रखिएगा? तो हमने क्या कहा? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या लिखा गया? राष्ट्रपति की पदावधि। क्या लिखा गया? राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की
पदावधि का उल्लेख किया गया। सेम एज इसमें 56 है, बस आपको आगे एक चिपकाना है। तो ये क्या बन गया? अनुच्छेद 156 बन गया। अनुच्छेद 156 में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 156 में लिखा गया राज्यपाल, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि। इसमें किसका उल्लेख किया गया? राज्यपाल, टेन्योर ऑफ राज्यपाल, राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की पदावधि नॉर्मल समान स्थिति में, ध्यान से समझिएगा, वैसे राज्यपाल की समान स्थिति में कितनी? 5 वर्ष होती है, 5 इयर्स। पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ये एक राज्यपाल होता है, यह भारत के राष्ट्रपति का, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती। तो भारत के राष्ट्रपति का, महामहिम राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का कौन सा पद? प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑफिस ऑफ प्लीजर, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ ऑफिस ऑफ प्लीजर। कौन सा पद? तो ये प्रसाद पर्यंत, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑफ प्लीजर। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति अगर ठान ले, जब चाहे तब राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है। पदच्युत का मतलब पद से हटा देना। तो जब चाहे तब पद से हटा सकता है। दूसरा, ये अगर चाहता है गवर्नर, तो गवर्नर के द्वारा भी, राज्यपाल के द्वारा भी, यानी राज्यपाल के द्वारा भी 5 वर्ष के पहले भी त्याग पत्र दे करके अपना पद खाली किया जा सकता है। तो ये त्याग पत्र किसको देगा? यानी त्याग पत्र के माध्यम से, त्याग पत्र के माध्यम से, त्याग पत्र के माध्यम से राज्यपाल त्याग पत्र के माध्यम से, त्याग पत्र के माध्यम से 5 वर्ष के पहले, 5 वर्ष के पहले अपना पद खाली कर सकता है। तो ये त्याग पत्र, जाहिर सी बात है, अब आपसे पूछेगा कि राज्यपाल किसको त्याग पत्र देगा? ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसको त्याग पत्र देगा? ये राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि उसी के द्वारा उसकी नियुक्ति की गई है, उसी के द्वारा उसकी नियुक्ति की गई। तो जो भारत में राज्यपाल त्यागपत्र किसको देता है? तो महामहिम राष्ट्रपति को देता है। और ये सारी बातें किसमें लिखी गई? 156 में, आर्टिकल 156 में लिखी गई। किसमें लिखी गई? आर्टिकल 156 में लिखी गई है। क्या लिखी गई? आर्टिकल 156 में लिखी गई है, लिखी गई है। अब आइए आर्टिकल अगला हम समझते हैं। 156 के बाद फिर एक आर्टिकल ध्यान दीजिएगा, हम लोग 57 उधर चलें और इधर चलें तो 157 और ये 57 सेम बातें होनी चाहिए। अगर अगले आर्टिकल की ओर चलें तो देखो, एक तो आर्टिकल गैप 55 आया है। क्यों आया है? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और निर्वाचन का तरीका किसमें बताया गया? 55 में बताया गया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला। तो ये किसमें बताया? 55 में बताया गया। अब इसीलिए हमने क्या कहा था कि इसके बाद ये जो आर्टिकल 56 इधर आया और उधर 156 आया पदावधि वाला, ये दोनों में सेम हो गया, दोनों में सेम बातें लिखी गई है। अब आर्टिकल हम 156 और 56 के बाद आर्टिकल अगर इधर 57 की बात करें, जो बात बता रहे हैं वो शायद समझ में आ रही होगी। 57 में हमने कहा 7 से 5 घटा तो 2 आएगा, इस 7 से 5 घटा दो, क्या घटा दो? तो ये हमने कहा 2 बार, यानी दोबारा, दोबारा, दोबारा क्या? दोबारा,
ये प्रेसिडेंट क्या हो सकता, दोबारा निर्वाचित हो सकता है, चुनाव जीतेगा, चुनाव में खड़ा हो सकता दोबारा, तो ये दोबारा भी यानी क्या हो सकता, कोई बाध्यता नहीं है पुनर्निर्वाचन के लिए, यानी प्रेसिडेंट के पुनर्निर्वाचन के लिए, री इलेक्शन के लिए, पुनर्निर्वाचन के लिए मनाही नहीं, यानी इसको मना ही नहीं की गई। अब आप कहेंगे इसका ये क्यों आप बता रहे हैं, तो देखो दोनों तरफ आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। इधर आपका राज्यपाल के संदर्भ में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, राज्यपाल के संदर्भ में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, यानी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। राज्यपाल के संदर्भ में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, यानी एक आर्टिकल अब क्या हो, हम पीछे ऐड करते थे, अब आर्टिकल हमारा क्या होगा, माइनस में शुरू होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक आर्टिकल और ये 57 वाला हमको क्या कर दिया, कम कर दिया। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में जो 58 में जो बातें लिखी गई थी अर्हता, तो राज्यपाल के संदर्भ में आपसे अर्हता पूछा जाए तो आप आर्टिकल क्या बताओगे, तो इन आर्टिकल को बिल्कुल यानी क्या ध्यान रखना, आर्टिकल 155 आपको चौपट किया, और एक आर्टिकल कौन आया है जो आपका रिदम ब्रेक किया, वो आर्टिकल कौन है, ये 57 है, 57 है। कौन सा आर्टिकल है, 57 है, 57 है। अब आर्टिकल हम 58 की बात कर लेते हैं। 54 और आर्टिकल 57, 54 और 57 इन दो आर्टिकल की वजह से हमारा ब्रेक हुआ, रिदम जो बन रहा था राष्ट्रपति और वर्सेस राज्यपाल के बीच, वो रिदम टूटेगा। तो ये अनुच्छेद पहले 58, अनुच्छेद 58 में क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया अर्हता, किसकी अर्हता, अर्हता भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की। किसका उल्लेख किया गया, अर्हता का उल्लेख किया गया भारत के राष्ट्रपति की। सेम एज बातें अब हमने क्या कहा, ये 58 है, अब एक माइनस हो जाएगा, 58 से -1 करना, तो आप कहेंगे सर ये 57 आएगा। हमने कहा एक तो आपको चिपकाना है, तो ये अनुच्छेद कौन बन गया, अनुच्छेद यहाँ आपको बनाना सिखा रहे, अनुच्छेद 157 बन गया। यहाँ पर राज्यपाल की अर्हता का उल्लेख किया गया है, राज्यपाल की अर्हता, राज्यपाल की अर्हता का उल्लेख किया गया है। क्या अर्हता होगी राज्यपाल के पद के लिए, राज्यपाल कौन व्यक्ति बन सकता, तो इसमें अर्हता का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अर्हता का उल्लेख क्या किया गया कि शर्तें केवल 2 लिखी गई, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्या अर्हता है, तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या लिखा गया, भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 1 भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे जन्म से होना चाहिए या फिर अर्जित नागरिकता प्राप्त की हो, अर्जित नागरिकता वाला, अर्जित नागरिकता, दोनों यहां पर क्या कहा गया, चलेगा। अब यहां दूसरी बात इसमें क्या लिखी गई है उसको भी हम जान लेते, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, कि आयु पूरी कर ली हो, पूरी कर ली हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अगर ये 2 शर्तें किसी भी व्यक्ति के द्वारा फुलफिल की जाती हैं तो महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसे भारत के राज्यों का क्या नियुक्त किया जा सकता है, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो 2 शर्तें केवल संविधान में लिखी गई हैं राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल के संदर्भ में केवल संविधान में 2 शर्तें हैं, अर्हता है,
यानी अर्हता की बात करें, 2 अर्हता, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया हो तो उसे राज्यों का राज्यपाल के रूप में उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। बात समझ में आई? तो ये आपका आर्टिकल है कौन सा? 157। उधर अर्हता 58, एक कम 57 यानी 157। इधर राज्यपाल के संदर्भ में अर्हता का उल्लेख 157 में किया गया। 58 के बाद इधर आइए, आर्टिकल 1 है कौन सा? 59 में क्या लिखा गया? शर्तें, टर्म्स। किसके संदर्भ में शर्तें? राष्ट्रपति पर। टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई, क्या आपको करना होगा, क्या नहीं करना होगा, सेम एज बातें। अब आपको क्या बताना, ये 59 है, ये 59 से -1 कर देना, तो आपका आप कहेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा कितना, तो ये 58 आएगा। हमने कहा आगे एक चिपकाना, यानी अब हम जो बात करने वाले हैं ये अनुच्छेद 158 की बात करने वाले हैं। 158 किसकी बात करने वाले? 158। यहां शर्तें, राज्यपाल की शर्तें का उल्लेख किया गया है। किसका बताया गया? यानी शर्तें। और ये किसके लिए? राज्यपाल के लिए। राज्यपाल के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर गवर्नर। क्या शर्तें? कि संसद के किसी सदन का वह सदस्य नहीं रहेगा, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। संसद के शर्तें क्या हैं? जैसे ही यह आपका गवर्नर नियुक्त किया जाता तो गवर्नर के रूप में नियुक्त होने पर या संसद के किसी सदन का, संसद के किसी सदन का, संसद के किसी सदन, और किसी सदन का मतलब है लोकसभा प्लस राज्यसभा, 2 सदन हैं, का सदस्य नहीं रहेगा। सदस्य नहीं, ये सदस्य नहीं रहेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? एक तो ये पहली कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या है? राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं रहेगा। राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? विधानसभा प्लस विधान परिषद का सदस्य नहीं, का सदस्य नहीं। ये शर्तें राज्यपाल पर भी क्या की गई हैं? बतलाई गई हैं। राज्यपाल पर भी ये शर्तें क्या हैं? बतलाई गई हैं। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 158, इधर आपका 59। राष्ट्रपति पर शर्तें, तो आप कहेंगे 59, एक माइनस कर देना। क्यों माइनस हो रहा? अब आप समझ चुके हो, क्योंकि आर्टिकल 57 जो राष्ट्रपति के संदर्भ में है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन की बाध्यता नहीं आरोपित करता। कोई एक ही व्यक्ति कितनी ही बार चुनाव जीत करके भारत का महामहिम राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसलिए आर्टिकल ये माइनस हो रहा है। क्या हो रहा? माइनस हो रहा है। तो आपका कोरिलेशन से आप याद करेंगे तो जिंदगी में कभी आप आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो आप नहीं भूलेंगे। अब आइए आर्टिकल, अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। अगला आर्टिकल ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 60। तुलना करके ही हम सारी चीजें बता रहे हैं। अनुच्छेद 60 में क्या लिखा गया? तो 60 में राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति की शपथ, यानी राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ। और हमने क्या कहा था? राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? तो संविधान का प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, है, डिफेंड करेगा। तो संविधान के प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड की क्या करता? शपथ लेता है और नियम का पालन करेगा, अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक पालन करेगा। भय, अनुराग, द्वेष या किसी पक्षपात के अपने कर्तव्यों, दायित्वों का जो भी उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करेगा। ये शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। ठीक, अब बात आती है कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कहाँ? तो हमने कहा वही तरीका अपनाइए, कर शपथ, अग्निपथ। तो ये आपका 60 -1 कर दो तो आप कहेंगे सर ये कितना आएगा? ये 59 आएगा। हमने कहा आगे एक चिपकाना है सब में, तो अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में पूछा जाए किसका उल्लेख किया गया? तो ये राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है।
राज्यपाल की शपथ। क्या उल्लेख किया गया इसमें? राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया राज्यपाल की शपथ का? ये हम बात करते हैं। राज्यपाल शपथ क्या लेता है? ओथ क्या लेता है? ओथ या अफर्मेशन क्या लेता है? तो राष्ट्र जो राज्यपाल जो शपथ लेता है, यह शपथ क्या लेता है? संविधान, यानी संविधान एवं विधि के अनुसार वह काम करेगा। किसकी शपथ लेता है? यहां एक कीवर्ड ध्यान दीजिएगा, संविधान एवं विधि के अनुपालन की, विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों एवं अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन का, अपने दायित्वों के निर्वहन का, यानी वो विधि के अनुसार, जो संविधान और विधि के अनुसार, यानी भारत का जो संविधान है, कानून है, उनका पालन करेगा और अपने कर्तव्यों व दायित्वों का बिल्कुल ईमानदारी से निर्वहन करेगा। ये शपथ भारत के राज्यपाल के द्वारा ली जाती है। अब आपसे हम पूछते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राज्यपाल को शपथ क्या भारत के राज्यपाल को शपथ क्या राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है? आंसर है नहीं। तो आप कहेंगे कौन दिलाता है? तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य, उसकी अनुपस्थिति में अन्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का, जिस भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाना है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में, नहीं होने की स्थिति में कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अन्य जजेज के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो ये राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता? राज्यों का, जिस राज्य में मान लो उत्तर प्रदेश का आपको राज्यपाल नियुक्त किया जाना, तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो हाई कोर्ट का एक होता है पैनल, उस पैनल के अनुसार जिस व्यक्ति को, अन्य मुख्य न्यायाधीश नहीं तो अन्य जो जज होगा, अन्य न्यायाधीश होगा, उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। अगर स्टेटमेंट आपके यूपीएससी एग्जाम में क्या ट्रैप करता है, स्टेटमेंट डाल देगा कि राज्यों के राज्यपाल की शपथ केवल और केवल भारत के राज्यों के संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही दिलाई जाती है, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखो आगे देखो, अब इसी के बाद अगला आर्टिकल ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगले आर्टिकल की ओर हम चलते हैं। तो ये यहां तक की जो आपको यात्रा बताए हैं 60 तक, शपथ तक, ऐसे ना आपको ध्यान रखना है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। यहाँ 159, यहाँ 60, तो इतने आर्टिकल आपके इस क्रम में याद हो गए। अब जो आर्टिकल आपको बताने वाले हैं, इसी के बाद जो बताने वाले हैं, उसमें एक नहीं घटाया जाएगा, 11 घटाया जाएगा। अब कितना घटाया जाएगा? 11 घटाया जाएगा। और 11 घटाया जाएगा, लेकिन उसके पहले एक यहाँ पर अलग से स्पेशल आर्टिकल का उल्लेख किया गया है। वो कौन सा है? आर्टिकल 160। अब इधर वाला आप भूल जाइए, बाकी इधर वाले महाभियोग ये सब क्या होगा उस पर ध्यान नहीं देना। अब आपका यहाँ तक आपका यानी कर शपथ अग्निपथ, ये दोनों का जो रिलेशन है, ये इस प्रकार का रिलेशन है जिस प्रकार का हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आर्टिकल 160 में जानते हैं क्या लिखा गया, तो आइए हम लोग जानते हैं, समझते हैं अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में, कुछ आकस्मिकताओं में, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। ये कौन यहां ये अथराइज कर सकता है? तो महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये अथराइज किया जा सकता है। तो आर्टिकल 160 किसकी बात करता है? इसका कोरिलेशन आप पीछे के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आप समझ सकते हो कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल 170 में हमने क्या कहा था, सेम एज भाषा वहां थी कि कुछ आकस्मिकताओं की दशा में, कुछ आकस्मिकताओं की दशा में उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा। वहां हमने कहा था संसद तय करेगी, और यहां कौन तय करेगा? यहां भारत का राष्ट्रपति के द्वारा ये तय किया जाएगा। किसके द्वारा तय किया जाएगा? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आकस्मिकताओं, कुछ कोई यानी सर्टेन एक क्या आ जाती है, तो ये सर्टेन आकस्मिकता, कोई अचानक ऐसी जरूरत हो गई, तो यहाँ पर कौन महामहिम भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अथराइज कर सकते हैं। तो ये आपका है आर्टिकल 160। 160 का संबंध उधर आर्टिकल 70 से है। 70 और 160 की भाषा सेम है। वहां जो आर्टिकल 70 है उसमें कहता उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का यानी कृत्यों का निर्वहन करेगा और ये संसद तय करेगी, और यहाँ सेम एज बात की गई 160 में कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये तय किया जाएगा कि आखिरकार राज्यपाल कुछ अन्य कृत्यों का इमरजेंसी की कंडीशन में, जो इमरजेंसी की कंडीशन आई है वैसी कंडीशन में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करे, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करे। तो ये आपका कौन हो गया? आर्टिकल ये आर्टिकल अब आपको याद हो भी गया होगा। आर्टिकल कौन सा हमने बताया? 160। अब इधर एक और चीज ध्यान रखना है, जैसे अनुच्छेद 1 है आपका 72। कौन सा अनुच्छेद है? 72। कौन सा अनुच्छेद है? 72। 72 में क्या लिखा गया? क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। जान चुके हो क्षमादान, और किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इस 72 से यानी क्या करना? 11 घटाना है। क्या घटाना? 11 घटाना। तो आप कहेंगे सर ये हमने लिखा, ये हमने लिखा, आपने जो कहा वो हमने लिखा, ये हमने लिखा 72 और ये लिया 11 घटा। अगर 11 घटाया तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और फिर 7 में से 1 गया, 6 बचा, और उसके बाद 1 आगे पीछे सब में चिपकाना है। यानी आपके सामने एक अनुच्छेद बन के तैयार हुआ, पैदा हुआ। यह अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद है 161। यह अनुच्छेद कौन है? 161। इसका मतलब हुआ एक अनुच्छेद आपने अपने आप जनरेट कर लिया, अनुच्छेद 161। और अनुच्छेद 161 में क्या उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 161 ही अब जानते हैं। अनुच्छेद 161, इसमें राज्यपाल के क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो राज्यपाल जैसे जैसे भारत के
राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त थी वैसे ही प्राप्त है, लेकिन कुछ मामलों में यहां पर क्या है, अंतर है। क्या राज्यपाल कौन सी क्षमादान शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? तो एक तो कोर्ट मार्शल में प्रयोग नहीं, यानी इसको मना किया गया। और दूसरा है कि संबंधित राज्य में ही दूसरा हो गया। और तीसरी बात हो गई, और कौन शक्ति राज्यपाल प्रयोग नहीं कर सकता? तो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। किसी को डेथ, फांसी की सजा अगर सुना दी गई तो मृत्युदंड को माफ करने की पावर केवल और केवल महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड को कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से अगर किसी को डेथ पेनाल्टी मिली है तो इसे डेथ पेनाल्टी और ये कोर्ट मार्शल, इनको इन संबंध में वो अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। बाकी मामलों में इसके पास है, बाकी मामलों में, यानी जो पीछे आप लघुकरण वाला देखे थे, परिहार देखे थे, प्राविलंबन देखे थे, स्थगन, प्राविलंबन, ये इसके पास है। भारत के राज्यपाल के पास ये शक्तियां हैं। अब यहाँ एक आर्टिकल और हम आपको चर्चा अभी करने वाले हैं, उसको भी हम लोग इसी में समझेंगे। कौन सा आर्टिकल है? एक आर्टिकल इधर शायद आपको बताए नहीं थे, आज आपको बता दें। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में इधर क्या लिखा गया है कि क्षमादान हो ही गया। और 73, आर्टिकल 73, 72 तो हम क्षमादान बता ही चुके हैं। आर्टिकल 73 में राज्यपाल की क्या बताया गया? कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी जरूरत हुई तो संघीय कार्यपालिका का विस्तार किया जा सकता है। संघीय कार्यपालिका का विस्तार, संघीय कार्यपालिका का विस्तार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता? संघीय कार्यपालिका का विस्तार किया जा सकता है। जो किस आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 सेम एज बात राज्यों के स्तर पे भी लागू होती, लेकिन तरीका आपको जो बताए हैं उसी को अब 11 ही घटाना है सब में। तो ऐसे लिखिए 73 माइनस 11, तो आप कहेंगे सर ए आएगा इज इक्वल टू, यानी इधर 2, इधर 6, इधर 1, मतलब अनुच्छेद 162। 162 में क्या लिखा गया? जो राज्यों की कार्यपालिका होगी, 162 में क्या लिखा गया? राज्यों की जो कार्यपालिका होगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका, यानी राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यहाँ संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति, एक्सटेंशन ऑफ पावर, एक्सटेंशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर। सेम बात
इधर आर्टिकल किस में लिखी गई है, यहां पर लिखा गया राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार। स्टेट जो एग्जीक्यूटिव होता है, यानी बात इसका क्या है, किसकी बात हो रही, स्टेट एग्जीक्यूटिव की। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के पावर, शक्ति के एक्सटेंशन की बात की गई है, विस्तार या एक्सटेंशन की बात की गई। इनकी जरूरत हुई तो शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। तो आर्टिकल 73 और आर्टिकल इधर आपका कौन सा 162 इनमें समतुल्यता है। बस 11 का अंतर आपको क्या है, घटाते जाना है, और 11 का अंतर आप घटाते जाओगे तो चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। आगे और समझ लेते हैं इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं। 73 के बाद आर्टिकल इधर आता है, एक हमने आपको कौन सा बताया था, अनुच्छेद 74 बताया था। हमने कहा था कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए, भारत के महामहिम प्रेसिडेंट को क्या देने के लिए, एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, इसका मुखिया कौन होगा, इसका मुखिया पीएम होगा। ये बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 74 में। अब इसी के अनुसार अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं, 74 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा 63, और यहाँ एक चिपका देना। यानी अनुच्छेद कौन बात हो रही, अनुच्छेद 163। किसकी बात अब आपके सामने निकल के आ रही, अनुच्छेद 163। सेम एज बात यहां पर भी लिखी गई। यहां पर क्या कहा गया, गवर्नर, यहां पर क्या कहा गया, गवर्नर को एड एंड एडवाइस मतलब यानी सहायता एवं सलाह क्या, सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्र परिषद होगी। एक मंत्र, राज्यों में भी मंत्र परिषद होती है, एक मंत्र परिषद होगी, और इस मंत्र परिषद का मुखिया कौन होगा, और इसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री, सीएम, जिसे आप सीएम बोलते हो, यानी इसका मुखिया कौन होगा, इसका मुखिया सीएम होता है, इसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। तो आर्टिकल उधर 74, इधर आर्टिकल 163 में एक ही सेम एज बातें की गई हैं, और दोनों आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। अब आर्टिकल इधर जैसे 75 में हमने आपको बताया था, आपका फिंगर पे आर्टिकल आपको याद करवा आपके हो जाने चाहिए। 75 में हमने क्या कहा था कि सबसे पहले पीएम की नियुक्ति कौन करता है, पीएम की नियुक्ति यानी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता। फिर पीएम की सलाह पर, जो पीएम ये सलाह देता है, इनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो ये आपका प्रेसिडेंट करते हैं। और ये सब कौन करते हैं, ये सब यानी राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति का कौन सा पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पर्यंत पद धारण करते हैं। अब यहां जब हम आते हैं तो वही प्रक्रिया यहां पर 75 माइनस का 11 बराबर आप कहेंगे आर्टिकल 164।
164 जो अनुच्छेद है इसमें क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? इसमें साफ साफ लिखा गया कि सीएम की नियुक्ति गवर्नर करेगा। गवर्नर, और इस सीएम की सलाह पर अन्य मंत्री होंगे, अन्य मंत्री की नियुक्ति भी गवर्नर, अन्य मंत्री की नियुक्ति गवर्नर। कौन करेगा? गवर्नर। यहां पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा की जाती। यहां पर भी ये सब जो मंत्री होंगे ये सब यानी सीएम सहित सीएम प्लस अन्य मंत्री, अन्य मंत्री ये भी किसका प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? गवर्नर का। तो यहां पर भी ये सब किसका? तो ये भी गवर्नर का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये किसकी बात हो गई? अनुच्छेद 164 की। अब बात करें अनुच्छेद, अब यहां इधर आपके कौन 75, 76 में उधर महान्यायवादी, अभी हम उधर महान्यायवादी नहीं बताए हैं। तो एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 76। 76 में केंद्र के स्तर पर किसकी नियुक्ति की जाती? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होता है इसको हम बताएंगे, लेकिन इसी प्रकार इससे जब 11 घटाओगे तो 76, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे? 11 घटाओगे इससे, तो 11 घटाने पर आपका कितना आएगा? 75 माइनस 11 इज इक्वल टू आप कहेंगे 65। एक आगे चिपका दो, एक नया आर्टिकल पैदा हो गया 165। जैसे केंद्र के स्तर पर महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ऐसे राज्यों में किसकी नियुक्ति की जाएगी? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, तो यहां पर महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात कही गई है। ठीक, तो ये 76 हो गया। अनुच्छेद अगर इधर हम निकालें, अनुच्छेद 77 में हमने कहा था समस्त कार्यपालिका के कार्य हमने कहा था किसके नाम से होंगे? प्रेसिडेंट के नाम से। तो राज्यों, अब यहां भी ऐसे घटाना है। कितना घटाना? 11। तो आपका क्या? 77 माइनस 11, तो आप कहेंगे सर 661। अनुच्छेद 166 आ गया। अनुच्छेद 166 में क्या कहा गया? राज्यों की कार्यपालिका के कार्य गवर्नर के नाम से, किसके नाम से होते हैं? गवर्नर के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? गवर्नर के नाम से किए जाते हैं। अगला हम बात करें अनुच्छेद कौन सा है आपके सामने? अनुच्छेद है 78। 78 में हमने कहा था कि यहाँ पीएम के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? पीएम के कर्तव्य का। सेम एज बातें यहाँ पर भी आपको वैसे करना। 78 माइनस 11, तो आप कहेंगे 8 में से 1 गया, 7 बचा, 167। यानी एक नया अनुच्छेद हम बना लिए। कौन सा? अनुच्छेद 167। और 167 में किसका बात की गई है? यानी मुख्यमंत्री के कर्तव्य। यहां पर सीएम के कर्तव्य का उल्लेख किया गया, मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया। क्या कर्तव्य होंगे? यानी जब भी वहां हमने कहा था राष्ट्रपति को जो लेजिस्लेशन के लिए प्रपोजल हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, उनको क्या करे? कम्युनिकेट करे। भारत के राष्ट्रपति जब भी कोई सूचना मांगे जिसमें मंत्रिपरिषद ने सलाह निर्णय लिया, जिसपे किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो उसे भी राष्ट्रपति से अवगत कराना होगा। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। सेम एज बातें यहाँ पर भी लिखी गई हैं। कहाँ? यानी अनुच्छेद 167 की मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए। किसके? गवर्नर के प्रति। यहाँ गवर्नर के, कि गवर्नर को, यानी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी प्रशासन से संबंधित या लेजिस्लेशन के प्रपोजल जो हैं उससे संबंधित कोई निर्णय लिया गया तो उससे अवगत कराए गवर्नर को। गवर्नर जब भी कोई सूचना मांगे तो उनको उपलब्ध करवाए। तीसरा, जिसपे किसी मंत्री ने निर्णय लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया,
उससे भी संबंधित सूचना किसको उपलब्ध करवाना होगा? गवर्नर को उपलब्ध करवाना होगा। यहां तक हम तुलनात्मक एक अध्ययन देख लिए। अब इसी के आगे पहले हम कल की क्लास में यानी गवर्नर की शक्तियां, जिसका संवैधानिक प्रावधान हम देखे हैं, तो हम कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? गवर्नर की शक्तियों के संबंध में चर्चा करेंगे कि आखिरकार भारत के गवर्नर के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, किस प्रकार वो काम करता है, इन सबको भी हम समझेंगे। तो ये आपका गवर्नर वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर हम पार्लियामेंट और इधर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल का तुलनात्मक ही अध्ययन करने वाले हैं। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।